हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर यायावर साम्राज्य के पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल, यानी कि जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मंगोल किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था और किस तरह से इस साम्राज्य का विस्तार हुआ था। यहाँ लिखा है, चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई उसके बाद हम मंगोल साम्राज्य को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, 2 चरणों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला चरण है 1236 से 1242 तक का, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो कि मैदानी इलाका हो और जिसमें घास उगते हों। यहाँ लिखा है कि 1236 से 1242 तक के दौरान रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था, जैसे बुल्गार है, कीव है, पोलैंड है और हंगरी, इसमें मंगोलों को बहुत भारी सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा चरण था 1255 से लेकर 1300 तक का। इसमें पूरे चीन यानी 1279 में पूरे चीन को जीत लिया गया था। किसने जीता था? मंगोलों ने जीता था। ईरान, इराक और सीरिया पर भी मंगोलों ने विजय प्राप्त की थी। चंगेज़ खान ने क्या किया था? चंगेज़ खान के नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई और जब चीन को जीत लिया गया था, ईरान, इराक और सीरिया जैसे क्षेत्रों को जीत लिया गया था, तो इसके बाद जो मंगोल साम्राज्य था, इसकी जो परिसीमा थी, इसकी जो बॉर्डर थी, इसमें स्थिरता आ गई थी। यानी कि फिर जो अभियान था, पूरे विश्व को जीतने का जो अभियान था, उसमें स्थिरता आ गई थी। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा। विपर्याय मीन्स बदलाव, तब्दीली। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यह लिखा है कि 1203 के बाद के जो दशक थे उसमें मंगोल सेनाओं को बहुत कम बदलाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 1260 के जो दशक थे उसके बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के, यानी कि जो मंगोल थे, मंगोल सेना थी, वो पश्चिम की तरफ के क्षेत्र को जीतने के लिए जो उन्होंने सैन्य अभियान शुरू किए थे, उसके जो शुरुआती आवेग थे, यानी शुरू में उनके बीच जितना जोश था क्षेत्र को जीतने का, वो शुरुआती आवेग को जारी रखना पॉसिबल नहीं हो पाया था। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। यहाँ लिखा है कि हालांकि वियना और उससे जो परे पश्चिमी यूरोप है और मिस्र है, मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। यहाँ लिखा है कि हालांकि जो मंगोल सेना थी वो हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट गई थी और मिस्र की सेना के जरिए वो हार गई थी। इससे नवीन राजनीतिक प्रवृत्ति यानी नए राजनीतिक जो प्रवृत्ति थे उनके उदय होने के संकेत मिले। बहुत सारे क्षेत्र में राजनीतिक प्रवृत्ति उदय होने लगे। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। इस प्रवृत्ति के कितने पहलू थे? 2 पहलू थे। पहला जो पहलू था वो ये था कि मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आपसी राजनीति थी, यानी कि यहाँ लिखा है चंगेज़ खान के जो 2 बेटे थे, जोची और ओगोदेई, इसके अलावा भी उनके और बेटे थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, यानी जोची और ओगोदेई के जो उत्तराधिकारी थे, वो महान खान के राज्य पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए वो एक हो गए थे। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ लिखा है कि जो जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी थे उनके लिए यूरोप में अभियान करने के मुकाबले में, यानी कि यूरोप में और भी जो क्षेत्र थे उनको जीतने के मुकाबले में अपने फ़ायदे की रक्षा करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया।
दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज़ खान के वंश की तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमज़ोर कर दिया। यहाँ लिखा है कि दूसरी जो स्थिति थी वो तब उत्पन्न हो गई थी जब चंगेज़ खान के वंश की तोलुईद शाखा जो थी उनके उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई जो वंश थे उनको कमज़ोर कर दिया था। क्योंकि जोची और ओगोदेई वंशों ने क्या किया था, महान खान के राज्य पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अधिकार करने के लिए वो एकजुट हो गए थे और वो जो यूरोप के अभियान थे उनके मुकाबले में वो अपने फ़ायदे की रक्षा करना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। इस वजह से जो आंतरिक राजनीति थी इसकी वजह से भी जो मंगोल सेना थी वो हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हटी थी और मिस्र की सेनाओं से वो पराजित हुई थी। यहाँ लिखा है कि दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हो गई थी जब चंगेज़ खान के जो वंश की तुलुई शाखा थी उनके उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमज़ोर कर दिया था। मोंके जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए। चंगेज़ खान के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? चंगेज़ खान के सबसे छोटे बेटे का नाम तुलुई था। तुलुई का बेटा था मोंके। यहाँ लिखा है मोंके जो कि चंगेज़ खान के सबसे छोटे बेटे तुलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत यानी कि मोंके जब गद्दी पर बैठ गए थे उसके बाद 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, यानी कि ईरान को जीतने के लिए बहुत ही मजबूती से अभियान किए गए। परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तुलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। लेकिन 1260 के दशक में तुलुई के वंशजों ने क्या किया था, चीन में अपने फायदे की बढ़ोतरी की तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को, यानी कि सैनिक और रसद सामग्री मीन्स खाने पीने का सामान, सैनिकों और खाने पीने के सामानों को मंगोल साम्राज्य के मेन भागों की ओर भेज दिया गया। यहाँ क्या लिखा है कि जब मोंके का राज्याभिषेक हुआ था 1250 ईस्वी में, तो उनके राज्याभिषेक के उपरांत तो जब वो गद्दी पर बैठ गए थे उसके बाद ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए थे। लेकिन 1260 के दशक में तुलुई के जो वंशज थे उन्होंने चीन में अपने फ़ायदे की बढ़ोतरी की तो उसी समय सैनिकों को और रसद सामग्रियों यानी खाने पीने के सामानों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने क्या किया, एक छोटी सी अपर्याप्त यानी कि एक छोटी सेना भेजी जो अपर्याप्त थी, जो मिस्र की सेना के सामने टिक नहीं सकती थी। मंगोलों की पराजय और तुलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। यहाँ लिखा है कि मंगोलों की हार हुई थी और तुलुई परिवार की चीन के लिए जो लगातार बढ़ती हुई इंटरेस्ट थी, लगातार बढ़ती हुई जो रुचि थी, उससे उनका यानी कि मंगोलों का पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तुलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया और मंगोल साम्राज्य किस तरह से और रुक गया था, मंगोल सेना किस तरह से आगे की और क्षेत्रों को जीत नहीं पा रही थी। इसका एक और वजह यह है कि इसी दौरान यानी कि जब उनका विस्तार पश्चिम की ओर रुक गया था, मंगोल सेनाओं का जो विस्तार था पश्चिम की ओर रुक गया था, उसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तुलुई वंशज आपस में लड़ रहे थे, उनके बीच अंदरूनी झगड़े थे। उन झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यानी कि उन क्षेत्रों यानी यूरोपीय क्षेत्रों पर जो अधिकार करना था, ऐसे अभियानों से उनका ध्यान हटा दिया गया था।
यानी कि रूस और चीन की सीमा पर ही जोची और तुलुई वंशज आपस में झगड़ने लगे थे। उनके बीच अंदरूनी झगड़े थे। इन झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान किस ओर से हटा दिया? संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। यहाँ लिखा है कि पश्चिम में मंगोल का विस्तार रुक गया था। उस विस्तार के रुक जाने से चीन में उनके अभियान, यानी चीन में उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। चीन के अभियान शिथिल नहीं हुए, रुके नहीं। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मंगोल थे उन्होंने क्या किया? चीन को एक किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगा। यहाँ लिखा है कि ये विरोधाभास है, यानी कि ये है कि सबसे बड़ी सफलताओं, यानी सबसे बड़ी जो सफलता उसको प्राप्त करने के वक्त ही शासक परिवार, यानी कि चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी थे उनके बीच जो मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे थे। उनके अंदरूनी लड़ाई उनमें होने लगी थी। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी और ये जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट भाग में उन सभी फैक्टर्स की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्हीं वजहों से उनकी जो प्रगति थी, उनकी जो सक्सेस थी, उनमें बाधाएं भी आईं। मंगोलों का जो अभियान था वो क्यों आगे नहीं बढ़ा, वो पराजय किस तरह से हुए? क्योंकि उनके परिवार में ही अंदरूनी लड़ाइयाँ हो रही थीं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के बारे में। जो समाज था उस वक्त का कैसा था, जो राजनीति थी कैसी थी और सेना का संगठन कैसे होता था, सेना को इकट्ठा करके कैसे रखा जाता था। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जो मंगोल होते थे और दूसरे जो बहुत सारे यायावर समाज होते थे। यायावर समाज मीन्स कि ऐसे समाज जो कि घूम घूम कर रहा करते थे, जो एक जगह पर टिके हुए नहीं रहते थे। ऐसे समाजों में जितने भी तंदुरुस्त जवान लोग हुआ करते थे, जवान मेंबर्स हुआ करते थे, उनके पास हथियार हुआ करते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। जब कभी भी सेना की ज़रूरत होती थी, जब कभी भी सेनाओं के अभियान की ज़रूरत होती थी, तो ऐसे ही लोगों को मिला करके सेना बनती थी। ऐसे लोग जिनके पास हथियार हुआ करते थे, ऐसे लोगों को ही इकट्ठा किया जाता था, उन्हें मिलाया जाता था और फिर एक सेना, सशस्त्र सेना बनती थी। यानी ऐसी सेना बनती थी जिनके पास हथियार हो। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज़ खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि अलग अलग मंगोल जातियों के एकीकरण से चंगेज़ खान ने क्या किया था? मंगोलों को इकट्ठा करने का काम किया था। मंगोल जो थे, अलग अलग जो जनजाति थे, अलग अलग कबीले के जो लोग हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर रहा करते थे, चंगेज़ खान ने इन सभी को एक करने की कोशिश की, इन सभी को एक किया और उसके बाद अलग अलग लोगों के खिलाफ अभियानों से, यानी कि दूसरे लोगों के खिलाफ, दूसरे लोगों का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए चंगेज़ खान ने क्या किया था? सभी मंगोल अलग अलग कबीलों के, अलग अलग जातियों के लोगों को इकट्ठा किया था और दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने के लिए अभियान चलाया था। और इन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया था? सेना का निर्माण किया था। चंगेज़ खान ने मंगोल जनजातियों को, मंगोल जो कबीले थे उनको एक किया था और सेना का निर्माण किया था और उसी का यूज़ करते हुए वो दूसरे क्षेत्र को जीतने का अभियान उन्होंने चलाया था और उनकी सेना में नए नए सदस्य भी शामिल हुए थे। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। यहाँ लिखा है कि जब चंगेज़ खान ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, सबको इकट्ठा किया, तो उनकी जो सेना थी शुरू में छोटी थी,
लेकिन वो अविभेदित समूह थी, यानी कि ऐसा समूह था जिसमें भेद नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई फूट नहीं डाला जा सकता था। और फिर वह अविश्वसनीय रूप से, और चंगेज़ खान ने जो सेना का निर्माण किया था वो अविश्वसनीय रूप से, यानी कि हैरत अंगेज तरीके से एक विशाल विषम जातीय संगठन में बदल गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। अब चंगेज़ खान की जो सत्ता थी, उन्होंने अपनी जो सत्ता बनाई थी उसको अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करने वाले तुर्की मूल के जो तुर्की थे, तुर्की जो जगह है वहाँ के रहने वाले जो नागरिक थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वो जो लोग थे उइगुर समुदाय के लोग, उन्होंने चंगेज़ खान की सत्ता को अपनी मर्जी से स्वीकार किया था। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, और जो केराइट जैसे लोग थे जो हार गए थे, वो लोग भी चंगेज़ खान की सेना में शामिल हो गए थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया था। जो केराइट थे, चंगेज़ खान से पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन चूंकि केराइट हार गए थे और उनके दुश्मनी के बावजूद भी चंगेज़ खान ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चंगेज़ खान की बात कर रहे हैं कि चंगेज़ खान का जब शासन था तो उस वक्त उनकी सेना किस तरह की थी, उन्होंने सेना को कैसे इकट्ठा किया था, उस वक्त का समाज कैसा था, उस वक्त की राजनीति कैसी थी, और चंगेज़ खान ने सेनाओं का संगठन कैसे किया था। आगे लिखा है, चंगेज़ खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। यहाँ लिखा है, चंगेज़ खान उन सभी अलग अलग जनजातीय समूह, अलग अलग कबीलों के ग्रुप जो थे, जिसे उन्होंने महासंघ में शामिल किया था, जो चंगेज़ खान के महासंघ के मेंबर थे, उनकी पहचान को प्लानिंग से मिटाने को वो कृत संकल्प था। उन्होंने ये संकल्प ले लिया था, उन्होंने ये कसम खा ली थी कि उनके महासंघ में जितने भी अलग अलग तरह के जनजातीय समूह हैं वो उनकी पहचान को वो मिटा देंगे। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। जो चंगेज़ खान की जो सेना थी, स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अकॉर्डिंग वो बनाई गई थी। ये दशमलव पद्धति क्या होती है? चंगेज़ खान ने अपनी सेना को इकाइयों में बांटा था। 10 सैनिकों का एक समूह होता था, फिर 100 सैनिकों का एक समूह होता था, फिर 1000 सैनिकों का एक समूह होता था। तो इसमें उन्होंने इकाइयों के रूप में अपनी सेना का गठन किया था, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी, जो कि किसमें विभाजित थी? जो चंगेज़ खान की सेना थी, 10 ग्रुप का एक इकाई होता था, या 100 ग्रुप का एक इकाई होता था, या 1000 सेना का एक इकाई होता था, या 10,000 सेना का एक इकाई होता था। इस तरह से उसकी सेना इकाइयों में बटी हुई थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थी। जो पुरानी पद्धति थी, जब लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी, तो उस पद्धति में जो कुल होते थे, कबीले होते थे और सैनिक दशमलव एक साथ ही अस्तित्व में थी, यानी कि एक समय में कुल भी हुआ करते थे, कबीले भी थे और सैनिक दशमलव इकाइयाँ भी थी। चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। जो पुरानी पद्धति थी, जिसमें एक समय में कुल भी थे, कबीले भी थे, सैनिक दशमलव इकाइयाँ भी थी, चंगेज़ खान ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया, इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। चंगेज़ खान ने क्या किया? जो पुराने जनजातीय समूह थे, जो कबीले थे, उनको उन्होंने बांट दिया, और बांटने के बाद उनके सदस्यों को जो नई सैनिक इकाई थी उसमें उन्होंने बांट दिया। यानी
कि जो पुराने जो जनजातीय समूह थे पहले तो उनको बांट दिया था, उनको विभाजित कर दिया था चंगेज़ खान ने। फिर जो सदस्य थे उनको नई जो सैनिक इकाई थी, जैसे कि 10 सेना की एक ग्रुप, 100 सेना की एक ग्रुप, 1000 सेना की एक ग्रुप, 10,000 सेना की एक ग्रुप, तो जो नए नए सैनिक थे चंगेज़ खान ने इन इकाइयों में फिर उन्हें विभक्त कर दिया था, इन इकाइयों में बांट दिया था। उस व्यक्ति को जो अपने उत्तराधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ लिखा है कि ऐसा इंसान जो अपने अधिकारी से यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकारी होगा, उस अधिकारी से अगर वो परमिशन नहीं लेता और अगर वो बाहर चला जाता या फिर बाहर जाने की अगर कोशिश करता था, उस सेना से बाहर जाने की कोशिश करता था, उस ग्रुप से अगर बाहर जाने की कोशिश करता था तो उसे बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती थी। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों, जिसे तुमन कहा जाता था, की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। यहाँ लिखा है कि सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या था, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक हुआ करते थे, उसे तुमन कहा जाता था। और इस तुमन में यानी 10,000 सैनिकों का जो ग्रुप होता था उसमें बहुत सारे कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान थे उन्होंने स्टेपी क्षेत्र की जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, स्टेपी क्षेत्र मीन्स कि ऐसा मैदानी इलाका जहाँ पर घास उगता हो, ऐसे स्टेपी क्षेत्र की जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, जो मैदानी इलाकों में जो लोग रहा करते थे उनका समाज जिस तरह से था, उनकी सामाजिक जो व्यवस्था थी उनको चंगेज़ खान ने बदल दिया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। यानी कि अलग अलग वंशों और कुलों को चंगेज़ खान ने एक किया और एक करने के बाद चूँकि चंगेज़ खान ने उन्हें एक किया था इसीलिए चंगेज़ खान को ही जनक कहा जाता है। जो वंश और कुल को एक करने का जनक है वो किसे कहा जाता है? चंगेज़ खान को कहा जाता है। चंगेज़ खान ने उन सभी को एक किया और सभी को एक नई पहचान उन्होंने दी। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थीं और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थीं, नोयान कहा जाता था। यहाँ लिखा है कि जो नई सैनिक टुकड़ी होती थी, नई सैनिक जो ग्रुप हुआ करते थे, वो चंगेज़ खान के 4 पुत्रों के अंडर में थी और विशेष रूप से जो सैनिक टुकड़ी थी चंगेज़ खान के पुत्रों के 4 पुत्रों के अधीन थी और ख़ास कर से चुने हुए कप्तानों के अंडर में काम किया करती थी। चुने हुए जो कप्तान हुआ करते थे सैनिक के, उन्हीं के अधीन जो सेना थी वो काम किया करती थी, जिन्हें नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज़ खान का साथ दिया था। यहाँ लिखा है कि ये जो नई व्यवस्था थी, ये जो सैनिक टुकड़ियों की नई व्यवस्था थी उस व्यवस्था में चंगेज़ खान के जो फॉलोअर्स थे, चंगेज़ खान को जो फॉलो किया करते थे, चंगेज़ खान को जो साथ दिया करते थे, उनके जो अनुयायी थे वो भी इस समूह में शामिल थे, इस ग्रुप में शामिल थे, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी यानी कि ऐसे सिचुएशन में भी जो कि चंगेज़ खान के लिए सही नहीं थी, ऐसे घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज़ खान का उन्होंने साथ दिया था। ऐसे लोग भी, ऐसे अनुयायी भी, ऐसे फॉलोवर भी चंगेज़ खान के ग्रुप में शामिल थे। चंगेज़ खान के सैनिक जो टुकड़ी थी उसमें शामिल थे। चंगेज़ खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। चंगेज़ खान ने सबके सामने, सार्वजनिक रूप से सबके सामने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ और हर एक सिचुएशन में चंगेज़ खान का साथ दिया था, ऐसे व्यक्तियों को
चंगेज़ खान ने अंडा कहकर सम्मानित किया था। मीन्स कि सगा भाई कहकर चंगेज़ खान ने उन्हें इज्जत दी थी, उन्हें सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो अंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज़ खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। यहाँ क्या लिखा है? ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जो अंडा मीन्स कि जो सगे भाई से निम्न श्रेणी के थे, जो स्वतंत्र व्यक्ति थे, जो आज़ाद व्यक्ति थे, इनको चंगेज़ खान ने अपने खास नौकर के पोस्ट पर रखा था। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि नौकर का जो पोस्ट हुआ करता था, जो लोग नौकर के पोस्ट पर थे, वो अपने स्वामी के साथ, उनका जो नौकर का पोस्ट था, उनका नौकर का पोस्ट स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। यानी कि जो नौकर हुआ करते थे चंगेज़ खान के, ये दर्शाता था कि नौकर और चंगेज़ खान के बीच गहरा संबंध है। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा। यहाँ लिखा है कि इस तरह से जो नए वर्गीकरण हुए थे, चंगेज़ खान ने जिस तरह से सेनाओं का गठन किया था, जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था उन्होंने तैयार की थी, इस तरह से उन्होंने जो नए वर्गीकरण किए थे, वो पूर्व से चले आ रहे, पहले से चले आ रहे सरदारों के जो अधिकार थे, उनको सुरक्षित नहीं रखा। जबकि नए तरह से उभरे अभिजातीय वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। यहाँ लिखा है कि जबकि नए तरह से जो उभरे हुए अभिजातीय वर्ग थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ, उनकी जो इज्जत थी, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उन्होंने मंगोलों के महानायक कौन थे? चंगेज़ खान, उनके साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की थी। यानी कि जो नए तरह से उभरे अभिजातीय वर्ग थे, उनको इज्जत कैसे मिली? क्योंकि वो मंगोलों के महानायक जो थे चंगेज़ खान थे, उनसे उनका करीबी रिश्ता था। इस तरह से करीबी रिश्ता होने की वजह से उन्हें प्रतिष्ठा मिली। इस नवीन श्रेणी में चंगेज़ खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। यहाँ लिखा है कि इस नवीन श्रेणी में जो हायरार्की थी, जो नवीन श्रेणी थी, जिस तरह से चंगेज़ खान ने अपनी व्यवस्था बनाई थी, उसमें चंगेज़ खान ने अपने नवविजित लोगों पर, यानी ऐसे लोगों को जिन्हें चंगेज़ खान ने जीता था, ऐसे क्षेत्र को जीता था, और किसी क्षेत्र को जीतकर वहाँ के लोगों को जब चंगेज़ खान ने जीता था, उन पर शासन करने का जो उत्तरदायित्व था, चंगेज़ खान ने अपने 4 बेटों को सौंप दिया था। इससे उलूस का गठन हुआ। इससे किसका गठन हुआ? उलूस का, क्योंकि चंगेज़ खान ने जीते हुए नए लोगों पर शासन करने का जो उत्तरदायित्व किसे सौंप दिया था? अपने 4 बेटों को सौंप दिया था। इससे उलूस का गठन हुआ था। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। उलूस का मतलब ये नहीं था कि कोई एक निश्चित भूभाग हो, कोई एक निश्चित एरिया हो, इसका मतलब ये नहीं था। चंगेज़ खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान की जो ज़िंदगी थी, वो अभी भी निरंतर वो विजय अभियान पर था। वो हर एक क्षेत्र को जीतता जा रहा था, और उसका जो साम्राज्य था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था। उसका जितना साम्राज्य पर अधिकार था, दूसरे क्षेत्र को जीतने पर फिर उसका अधिकार उतने क्षेत्र पर हो जाता था, और उसकी जो सीमा थी अत्यंत परिवर्तनशील थी, यानी कि वो बदलती रहती थी। जैसे कि किसी एक एरिया पर चंगेज़ खान का साम्राज्य है और दूसरे एरिया को फिर वो जीत लेता है, तो ये जो सीमा है वो बढ़ करके और ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसका जो साम्राज्य था वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसीलिए चूँकि उनका एक भूभाग, निश्चित भूभाग नहीं था, चंगेज़ खान और भी बहुत सारे क्षेत्र को जीत रहे थे, इसीलिए उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ।
यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे जो थे, जिनका नाम था जोची, उनको रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। रूस का जो स्टेपी प्रदेश था, जो मैदानी इलाका था, वो प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। लेकिन यहाँ लिखा है कि लेकिन जो जोशी थे, उनकी दूरस्थ सीमा यानी कि उनकी कितनी दूर तक उनकी अधिकार रहेगा उस भूभाग पर, कितनी दूर तक उनकी सीमा है। दूर तक की सीमा को उलूस कहा जाता था। कितनी दूर तक की उनकी सीमा है, ये निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। यहाँ लिखा है कि उनका जो विस्तार था, जो जोची का दूर दूर तक जहाँ तक उनका अधिकार था, वो कैसे था? सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था। दूर पश्चिम तक उनका विस्तार फैला हुआ था, उनका अधिकार भूभाग पर फैला हुआ था, जहाँ तक उसके घोड़े अपनी मर्जी से भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान का दूसरा बेटा था, जिसका नाम था चगताई, उनको तुरान का स्टेपी क्षेत्र मिला और पामीर के पठार का उत्तरी क्षेत्र भी मिला था। और ये जो इलाका था, जो चगताई थे, यानी कि चंगेज़ खान का दूसरा बेटा जो चगताई थे, उनका ये इलाका उनके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था, क्योंकि उनके भाई को भी शासन करने का अधिकार मिला हुआ था किसी एक क्षेत्र में। संभवतः वो जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे ये अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ते गए होंगे, वैसे वैसे ही उनका जो अधिकार क्षेत्र है, जितने दूर तक उनका क्षेत्र पर अधिकार था, वो भी परिवर्तित होता गया होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो क्षेत्र था, उनके भाई के क्षेत्र से लगा हुआ था। इसी वजह से जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ते गए होंगे, वैसे वैसे उनका जो अधिकार क्षेत्र है, वो भी बदलता गया होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के बाद उनके दूसरे भाई का क्षेत्र होता था। चंगेज़ खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। चंगेज़ खान ने ये संकेत दिया था, ये बताया था कि उनका जो तीसरा बेटा है, जिनका नाम है ओगोदेई, वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। यानी चंगेज़ खान की गद्दी छोड़ने के बाद जो ओगोदेई होंगे, वही चंगेज़ खान की गद्दी पर राज करने का अधिकार रखेंगे और उन्हें महान खान की उपाधि दी जाएगी। यानी कि ओगोदेई से फिर उनका नाम क्या हो जाएगा? महान खान। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की। यहाँ लिखा है कि ये जो राजकुमार थे, यानी चंगेज़ खान के जो तीसरे बेटे ओगोदेई थे, उन्होंने अपनी राजगद्दी लेने के बाद, राज्याभिषेक यानी गद्दी पर बैठने के बाद, अपनी राजधानी कराकोरम में उन्होंने प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तुलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। और यहाँ लिखा है जो चंगेज़ खान के छोटे बेटे थे तुलोई, उन्होंने अपनी पैतृक भूमि यानी कि पिता की तरफ से जो भूमि थी मंगोलिया, उसको प्राप्त किया था। चंगेज़ खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ यानी कि तामा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान थे, उनका ये मन था, उनका ये विचार था, उनकी ये सोच थी कि उनके जो बेटे हैं, जो चारों बेटे हैं, वो आपस में मिलजुल कर साम्राज्य का यानी कि चंगेज़ खान का जितना बड़ा साम्राज्य था, उस पर वो सभी मिलकर शासन करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए चंगेज़ खान ने अलग अलग राजकुमारों के लिए यानी कि अपने चारों बेटों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ यानी कि जिसे तामा कहा जाता था, उसे भी निर्धारित कर दी थी, जो प्रत्येक उलूस पर तैनात रहती थी। उलूस मीन्स सीमा, बॉर्डर, जो प्रत्येक सीमा पर, जो प्रत्येक बॉर्डर पर तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद यानी किरिलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यहाँ लिखा है कि परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध
कहाँ होता था? सरदारों की परिषद जिसे किरिलताई कहा जाता था वहाँ होता था। कि जो परिवार के सदस्य हैं राज्य की भागीदारी में वो किस तरह से पोजीशन है उनका, राज्य की भागीदारी में उनका क्या हिस्सेदारी है, वो राज्य की भागीदारी के लिए क्या करेंगे, ये सभी जो बोध होता था वो सरदारों की परिषद जिसे किरिलताई कहा जाता था वहाँ होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्णय किया जाता था। परिवार का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, या राज्य का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, अभियानों के बारे में निर्णय लिए जाते थे। लूट के माल का बंटवारा किस तरह से होगा उसका निर्णय लिया जाता था। चरागाह भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर जानवरों को चराया जाता था, ऐसे भूमि का निर्णय लिया जाता था। और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय, यानी कि जो चंगेज़ खान की जो फिर आगे वंश बढ़ी उनकी जो उत्तराधिकारी थे उनका उत्तराधिकार क्या होगा, इस तरह के जितने भी निर्णय थे वो कहाँ लिए जाते थे? सरदारों की परिषद यानी किरिलताई में लिए जाते थे और सामूहिक रूप से वो लिए जाते थे। यानी कि ये जितने भी सारे निर्णय हुआ करते थे, जितने भी सारे जो सलाह हुआ करता था वो सभी एक साथ सामूहिक रूप से लिए जाते थे। आगे लिखा है चंगेज़ खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। चंगेज़ खान की एक पद्धति और थी, वो क्या थी? हरकारा पद्धति, जो कि फुर्तीली थी, एक्टिव थी। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क रखा जाता था। ये जो पद्धति थी इससे क्या होता था कि जो राज्य है, जिस जगह पर चंगेज़ खान का शासन है, उस जगह से दूर के जगहों पर भी आसानी से कांटेक्ट रखा जा सकता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। यहाँ लिखा है कि अपेक्षित दूरी पर, यानी कि हर एक पॉइंट की दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में, ये सैनिक चौकियाँ होती थी जो एक दूरी पर होती थी। इसमें हेल्दी और बलवान स्ट्रॉन्ग घोड़े और घुड़सवार यानी उन घोड़ों को चलाने वाला भी संदेशवाहक तैनात रहता था। यानी घोड़े पर ऐसे घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे जो कि अपने घोड़े का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरी चौकी तक जाते थे और कोई भी इंफॉर्मेशन होता था इस चौकी में देते थे, और इस चौकी में जो घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक होते थे वो उसी संदेश को लेकर दूसरे चौकी में जाते थे। और दूसरी जो चौकी होती थी, जब वो इंफॉर्मेशन लेते थे, वो घोड़े और जो घुड़सवार संदेशवाहक होते थे वो उसी संदेश को फिर दूसरे चौकी तक पहुंचाते थे। इस तरह से चंगेज़ खान तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाता था। ये जो इंफॉर्मेशन का तरीका था, ये जो पद्धति थी वो बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही फुर्तीली थी। आगे लिखा है इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। यह लिखा है कि ये जो संचार पद्धति थी, ये जो कम्युनिकेशन का तरीका था, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका था दूसरे जगहों पर, इसकी व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर क्या करते थे? अपने पशु समूहों से, यानी कि उनके पास जितने भी जानवर होते थे उन जानवरों के समूहों से अपने घोड़े या फिर दूसरे पशुओं का 10वां हिस्सा वो दिया करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इसे कौन सा कर कहा जाता था? इसे कुबकुर कर कहा जाता था। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। ये जो उगाही थी, यानी कि ये जो कर था, ये जो टैक्स लिया जाता था, ये टैक्स यायावर लोग अपनी मर्जी से दिया करते थे, जिससे उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज़ खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति यानी कि याम में और भी सुधार लाया गया। जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, उनके मृत्यु के बाद ये जो हरकारी पद्धति थी,
जिसे याम कहा जाता था, उसमें और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। ये जो पद्धति थी इतनी तेज गति से हुआ करती थी और इसकी इतनी ज़्यादा विश्वसनीयता थी कि जो यात्री आया करती थी वो भी हैरत में पड़ जाते थे। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। ये जो पद्धति थी, इस पद्धति के अकॉर्डिंग महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के, यानी कि उनका जितनी दूर तक महाद्वीपीय साम्राज्य फैला हुआ था, दूर दूर के जगहों में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर निगरानी करने में मदद मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो बहुत ही तेज़ी से कहाँ पहुंच जाती थी, वो बहुत ही तेज़ी से शासक के पास पहुंच जाती थी, चंगेज़ खान के पास पहुंच जाती थी, चंगेज़ खान के बेटों के पास पहुंच जाती थी। आगे लिखा है, तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। यहाँ लिखा है कि विजित लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने जीता उन लोगों को अपने नए यायावर जो शासक थे उनसे कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ लिखा है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बहुत सारे युद्ध हुए थे। उन युद्धों में बहुत सारे नगर बर्बाद कर दिए गए थे, जो कृषि भूमि थी उनको नुकसान हुआ था, व्यापार चौपट हो गया था और जो दस्तकारी वस्तु थी, जो हाथों से बनाई जाने वाली वस्तु थी, उनकी उत्पादन व्यवस्था बर्बाद हो गई थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। यहाँ लिखा है कि सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे और इससे कहीं ज़्यादा लोगों को गुलाम बना लिया गया था। इसकी जो वास्तविक संख्या है, यानी कि कितने लोग मरे थे, कितने लोगों को गुलाम बना दिया गया है, कितने लोगों को गुलाम बना दिया गया था, ये जो संख्या है वो अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। यानी कि पूरी तरीके से ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। जो आम पब्लिक थी, वहाँ से लेकर जो कृषक लोग थे, जो किसान थे, वो बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का, कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों, जिसे कनात कहा जाता था, का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। ये जो लड़ाइयाँ हुई थी, इन लड़ाइयों की वजह से क्या परिणाम निकला? ये जो लड़ाइयाँ हुई थी, ये जो बर्बादी हुई थी, इसकी वजह से जो उत्पन्न अस्थिरता हुई थी, अस्थिरता जो उत्पन्न हो गई थी, लोगों में डर पैदा हो गया था, लोग निश्चिंत नहीं थे, कई लोगों का घर उजड़ गया था, कई लोग बर्बाद हो गए थे। इससे ईरान के शुष्क पठार में, सूखे पठार में जो भूमिगत नहरों का नियमित रूप से मरम्मत जो कार्य था वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। यहाँ लिखा है कि नहरों की मरम्मत नहीं होने की वजह से मरुस्थल, यानी जो रेगिस्तान है, जो सूखा भूमि है, उस ओर फैलने लगा था, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ था, बर्बादी हुई थी, जिससे खुरासान के जो कुछ हिस्से हैं वो कभी नहीं उभर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए थे। यहाँ लिखा है कि जब सेना अभियान में विराम आया था, जब सैन्य अभियान रुक गया, जब सैन्य अभियान आगे रोक दिया गया, तब यूरोप और चीन के जो भूभाग थे वो आपस में जुड़ गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। यहाँ लिखा है कि जो मंगोल विजय थी उसके बाद जो शांति उत्पन्न हुई थी, इससे व्यापारिक संबंध पक्के हुए थे। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार
व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। यहाँ लिखा है कि मंगोलों की देखरेख में जो रेशम मार्ग है, जहाँ से रेशम का व्यापार किया जाता था, जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर जो व्यापार किया जाता था और जो भ्रमण किया जाता था वो अपने शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। जो व्यापार होता था वो सिर्फ चीन में ही नहीं होता था, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार होने लगा था। आगे लिखा है, वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र कराकोरम की ओर बढ़ गए। यहाँ लिखा है कि जो मंगोल थे वो उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। यहाँ लिखा है कि मंगोल के शासनकाल में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बैलेंस स्थापित करने के लिए संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन है और यात्रियों के लिए जो सुलभ यात्रा है वो ज़रूरी थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में ज़रेज़ जारी किए जाते थे। सुरक्षित यात्रा के लिए क्या जारी किया जाता था? यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पैजा कहा जाता था और मंगोल भाषा में ज़ेरेज़ कहा जाता था, उसे जारी किया जाता था। इससे जो यात्री हुआ करते थे वो सुरक्षित हो जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे और ये जो सुविधा थी इसके लिए भी व्यापारियों को टैक्स अदा करना पड़ता था और इस टैक्स का क्या नाम था? बाज नाम था, जिसका ये तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक यानी खान की सत्ता स्वीकार करते थे। और ये जो टैक्स था जब वो मंगोलों को दिया करते थे, मंगोल शासक को दिया करते थे, तो इसका मतलब ये था कि वो मंगोल शासक को इस कर इसलिए दे रहे हैं, बाज नाम का जो कर है इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मंगोल शासक यानी मंगोल जो शासक है, खान है, उनकी सत्ता स्वीकार करते हैं। आगे लिखा है, 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव में डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चरागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ लिखा है कि 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावर यानी कि जो घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे उनमें और स्थानबद्ध समुदाय यानी कि किसी एक क्षेत्र पे रहने वाले जो समुदाय थे उनमें विरोध कम होते गए। उदाहरण के लिए 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था और सफलता प्राप्ति की थी, जीत हासिल की थी, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने, एक बहुत ही गुस्सैल ग्रुप ने दबाव डालकर ये विचार रखा था कि जितने भी कृषक हैं, जितने भी किसान हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी जो कृषि भूमि है, जिन भूमि पर वो कृषि किया करते हैं, खेती किया करते हैं, उनकी भूमि को चरागाह में यानी कि जानवरों के चरने के भूमि के रूप में बदल दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ लिखा है कि लेकिन 1270 के दशक तक आते आते जो सुंग वंश थी उसकी हार के बाद दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, क्योंकि मंगोलों ने क्या किया था, उन्होंने सुंग वंश को हरा दिया था, उन्होंने सुंग वंश को पराजित कर दिया था। इस वजह से जो सुंग वंश का क्षेत्र था वो किस में शामिल हो गया था? मंगोल साम्राज्य में शामिल हो गया था। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान मृत्यु 1294 कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। यहाँ लिखा है कि चंगेज खान का पोता था कुबलई खान, जिनकी मृत्यु हुई थी 1294 ईस्वी को। उन्होंने कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उन्होंने मान्यता प्राप्त की, यानी कि जो कुबलई खान थे उन्होंने कृषकों, किसानों और नगरों का उन्होंने प्रोटेक्शन देने के लिए सोचा। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो कुबलई खान थे
कृषक और नगरों के रक्षक के रूप में उभरे। गजन खान, जिनकी मृत्यु हुई थी 1304 में, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को ना लूटें। यहाँ लिखा है कि गजन खान, जिनकी मृत्यु हुई थी 1304 ईस्वी में, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम था तुलुई, उन्हीं के वंशज थे। उन्होंने, यानी कि जो गजन खान थे, उन्होंने अपने परिवार के मेंबर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को और दूसरे सेनापतियों को ये आगाह कर दिया था कि जो कृषक है, जो किसान है, उनको ना लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। जो गजन खान थे, उन्होंने एक बार भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि अगर वो कृषकों को लूटेंगे, अगर वो नगरों को लूटेंगे, तो राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आएगी। राज्य में स्थायित्व और समृद्धि किसानों को लूटने से नहीं आती है। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। यहाँ लिखा है कि वो जिस तरीके से बात करते थे, वो उनके बात करने का जो अंदाज था, जो स्थानबद्ध ध्वनियाँ जो थी, जब वो भाषण दिया करते थे, जब वो अपनी बात कहा करते थे, तो उनकी जो बात थी, वो चंगेज खान का जो तरीका था, उसको भी हैरानी में डाल देती थी कि चंगेज खान की क्या नेचर था कि वो लूटा करते थे, दूसरे इलाकों को जीता करते थे, लेकिन गजन खान क्या कहते हैं कि कृषकों को नहीं लूटना है। तो इस तरह से जो चंगेज खान की व्यवस्था थी, उसको भी हैरत में, गजन खान की जो बात थी वो हैरत में डाल देते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गजन खान के भाषण से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।